स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 का NCERT का जो बुक है हिंदी मीडियम में उसकी शुरुआत करने वाले हैं और ये चैप्टर 1 से शुरू होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए और अच्छे से समझिए। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये हमारा चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 क्या कर रहा है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चैप्टर 1 का हेडलाइन क्या है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो मान लीजिए सबसे पहले इस हेडलाइंस को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। ये जो क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस किए जा रहे हैं इनका मतलब क्या है। तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आप स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हैं। आप अभी अभी उस ग्रुप को ज्वाइन किए हैं। तो मान लीजिए पहले से कोई डिस्कशन चल रहा है, तो वहाँ पे किसी के बारे में बात की जा रही है। तो आप जाइएगा तो वहाँ से पूछिएगा कौन सा क्वेश्चन कीजिएगा। तो आप क्वेश्चन कीजिएगा कि क्या हुआ। आप कौन सा क्वेश्चन कीजिएगा, क्या हुआ। उसके बाद मान लीजिए उसने बताया कि एक फ्रेंड है वो आ रहा था साइकिल से, रास्ते में गिर गया। तो पूछिएगा कि कब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कीजिएगा, कब। उसके बाद पूछिएगा कहाँ। उसके बाद पूछिएगा कैसे। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, अगर आप किसी घटना को जानना चाहते हैं तो ये 4 क्वेश्चन आपको करना होगा। कौन सा, तो क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। तो यही है इस चैप्टर का हेडलाइंस। जब ये चारों क्वेश्चंस का आंसर आपको जब पता चल जाएगा तब आप उस घटना को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यही है इस हेडलाइंस का मतलब। जब आप हिस्ट्री, ठीक उसी तरीके से हिस्ट्री है, हिस्ट्री को, पास्ट की घटनाओं को तो कोई देखा नहीं है, बहुत पहले की घटनाओं को तो कोई देखा नहीं है। तो उन सब चीज़ों को कैसे जानेंगे, इन्हीं सब क्वेश्चंस के माध्यम से उन सारे चीज़ों को, उन सारी घटनाओं का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं रसीदा के सवाल से। तो रसीदा का सवाल क्या था। रसीदा क्या कर रही थी कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। उसका निगाह कहाँ पे पड़ता है, सुर्खी। सुर्खी का मतलब क्या होता है, खबर। तो सुर्खी क्या था, हेडलाइंस क्या था उस न्यूज़पेपर का, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। रसीदा छोटी सी बच्ची है, जब 100 साल पहले वाला हेडलाइंस देखी तो उसको समझ में नहीं आया कि मान लीजिए कल क्या हुआ था, 1 साल पहले क्या हुआ था। ये सब घटनाएं तो जान सकते हैं, लेकिन 100 साल पहले कोई घटना हुई थी उसके बारे में लोग कैसे जान सकते हैं। तो ये था उसका सवाल, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि पता कैसे लगाएं कि 100 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ था, उसका पता कैसे लगाया जा सकता है। तो देखिए लगा सकते हैं। तो क्या करा है कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, आप क्या कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। कल क्या हुआ था ये पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको कल क्या हुआ था, इन सारी घटनाओं के बारे में जानकारियां मिल जाएंगी। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, आप किसी, क्या करा यहाँ पे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो। तो अगर आपको 1 साल पहले क्या हुआ था इस बात का पता लगाना है, तो आप ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो ये बता देगा आपको कि हाँ 1 साल पहले ये घटना हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब क्या करा है कि लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए 500 साल पहले की बात हो, तो 500 साल पहले का कोई व्यक्ति तो यहाँ बैठा नहीं है बताने के लिए, तो वो कैसे जान सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है जानने की, तो हम क्या क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में, हम क्या क्या जान सकते हैं अतीत के बारे में। यहाँ पे एक वर्ड है अतीत। अतीत का मतलब क्या होता है, एक वर्ड है क्या, अतीत। अतीत का मतलब क्या होता है, तो अतीत का मतलब होता है पास्ट। जो समय बीत गया उसको क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं। तो हम बीते हुए समय के बारे में, यानी कि पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो क्या करा है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक मतलब क्या होता है, शिकारी, जो शिकार करता है, ठीक है। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, हंटर बोलते हैं। तो क्या करा है कि हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों। पुरोहित किसको कहते हैं, जो पूजा पाठ करवाता था। शिल्पकारों, जो मूर्ति बनाता था। कलाकारों, संगीतकारों, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन सा नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। तो हम अतीत के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। अब हमें यह पता करना है कि लोग रहते कहाँ थे।
बहुत समय पहले प्राचीन समय में लोग कहाँ रहते थे। तो क्या करा है कि मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो मानचित्र 1 में हमें नर्मदा नदी का पता लगाने की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं कि नर्मदा नदी है कहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है इंडिया का मैप और यहाँ पे आपको नर्मदा नदी मिल जाएगी। और नर्मदा नदी कहाँ बहती है, तो मध्य प्रदेश जो राज्य है वहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी, यह है नर्मदा नदी। अब इसके बारे में बात हो रहा है, तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या बात है। तो क्या करा है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते आ रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से क्या थे, परिचित थे। तो नर्मदा नदी के किनारे जो तट पे रहने वाले लोग थे वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे, जिनको अपने आसपास के जंगलों के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था। मतलब जंगल में कौन से पेड़ है, कौन से फल खाने हैं, कौन से जो तना है, कौन से पेड़ की तना खाना है, फल खाना है, जड़ खाना है, ये सब कुछ उनको नॉलेज था। और कौन से फल कहाँ पे मिलेंगे, किस सीजन में होंगे, ये सारी चीजों का उनके पास अच्छा नॉलेज था। इसलिए उनको क्या कहा गया है, कुशल संग्राहक कहा गया है। ठीक है, और वो क्या करते थे, अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। संग्रह करना मतलब क्या होता है, कहीं कहीं से जा करके एक जगह दूसरे जगह से घूम घूम करके फलों को इकट्ठा करना, खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करके एक जगह लाना, वही क्या कहलाता है, संग्रह करना कहलाता है। और ऐसे जो व्यक्ति संग्रह करने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, संग्राहक कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, गैदरर बोलते हैं। और जो व्यक्ति शिकार करता है उसको क्या बोलते हैं, हंटर बोलते हैं। और क्या करें कि वे जानवरों का शिकार भी करते थे, वो जानवर का क्या करते थे, शिकार करते थे, जानवरों को मार करके खाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या कर रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखते हैं कि सुलेमान और किरथर, अच्छा उत्तर पश्चिम की बात है, तो उत्तर पश्चिम आपको पता है उत्तर पश्चिम क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है उत्तर और ये है नीचे क्या है, इसको साउथ बोलेंगे, दक्षिण। और एक है यहाँ पे क्या है, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो जो एरिया अब यहाँ पे उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण और क्या है, दक्षिण पश्चिम, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि कौन सा एरिया उत्तर पश्चिम का लगा, तो उत्तर पश्चिम, ये क्या है पश्चिम और ये है उत्तर, तो इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बता देते हैं, अगर नहीं पता है तो उत्तर पश्चिम क्या होता है। फिर ये वाला जो एरिया होगा, ये 4 भागों में बटा, तो ये वाला जो एरिया होगा ये क्या है, नॉर्थ और ईस्ट है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। तो ये वाला उत्तर पूर्व की जब बात आएगी तो हम कौन से एरिया को देखेंगे, तो ये वाला एरिया को देखेंगे, ये क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व कहलाएगा। और इस एरिया को क्या बोलेंगे, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व बोलेंगे, इस एरिया को क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो हमें क्या बोल रहा है कि मैप में अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का हमें पता लगाना है कहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम में। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें उत्तर पश्चिम किधर होगा, अभी बताए थे आपको डायरेक्शन। तो उत्तर पश्चिम अभी यहाँ पे मैप में खोजिए, तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है। तो अगर हम इंडिया को 4 भागों में ऐसे डिवाइड करते तो उत्तर पश्चिम कहाँ पे हो जाएगा, ये वाला एरिया होगा। तो यहीं कहीं पे होगा सुलेमान और किरथर। देखिए यहाँ पे आपको दिखा, ये है सुलेमान और ये है किरथर। तो इस एरिया के बारे में बात करना है, सुलेमान और किरथर के बारे में। तो देखते हैं कि सुलेमान और किरथर के बारे में क्या बताया जाता है। तो क्या करा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन किस एरिया में किया गया, तो सुलेमान और किरथर। कहाँ पे है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास वाले एरिया में वहां के स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ की फसलों का उत्पादन करना शुरू किया। और वो भी कब, 8000 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 8000 वर्ष पूर्व में सबसे पहले किस चीज की खेती हुई थी, तो गेहूं और जौ की खेती हुई थी। और किस एरिया में हुआ था, तो सुलेमान और किरथर वाले एरिया में हुआ था। और साथ ही साथ उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। और वो लोग कहाँ पे रहते थे, तो वो लोग गांवों में रहते थे। अब बात कर रहा है कि उत्तर पूर्व में गैरो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखते हैं मैप में कि हमें कहाँ पे देखना है, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व से याद आया, किस एरिया को हम देखेंगे, आइए
उत्तर पूर्व वाले एरिया को देखिए, अभी बताए थे कि इंडिया को अगर ऐसे डिवाइड करते हैं, एक मिनट, इंडिया को अगर ऐसे डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में, तो उत्तर पूर्व वाला हिस्सा कौन सा होगा? तो उत्तर पूर्व वाला हिस्सा ये वाला हो जाएगा। ऊपर ऊपर नॉर्थ होता है मैप में, कहीं भी अगर आप मैप सीधा खोलते हैं तो उसका स्टैंडर्ड डायरेक्शन किधर होता है? तो ऊपर वाला जो डायरेक्शन होता है वो कौन सा होता है? नॉर्थ को बताता है। और मैप में नीचे वाला जो डायरेक्शन होता है वो किस चीज को बताता है? साउथ को बताता है, दक्षिण को बताता है। और लेफ्ट साइड वाला, आप अगर आप मैप को सीधा खोल करके रखे हुए हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो किस चीज को बताएगा? वेस्ट को बताएगा, पश्चिम को बताएगा। और राइट हैंड किस चीज को बताएगा? ईस्ट डायरेक्शन को बताएगा। तो जब हम यहाँ पे इंडिया का मैप खोलते हैं और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या बोल रहा है? उत्तर पूर्व वाला एरिया। तो उत्तर पूर्व वाला एरिया क्या होगा? ये हो गया पूर्व, ये वाला ईस्ट हो गया और ये हो गया नॉर्थ। तो ये वाला इस एरिया में कहा कौन सा होगा? क्या बोला गया है? गैरो पहाड़ियों को ढूंढने की बात की गई है। तो गैरो पहाड़ियां कहाँ पे है? यहाँ पे है गैरो पहाड़ियां, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है गैरो पहाड़ियां और ये है बिंद पहाड़ियां। तो भारत में ये वो एरिया है जहां पे, क्या है? खेती हुआ करता था, कृषि का विकास हुआ था। कहां पे? तो विंध्य की पहाड़ियां और गैरो की पहाड़ियां। ठीक है, अब क्या करा है कि सहायक मान, आगे आ गए। अब क्या करा है यहां पे कि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां पे कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उगाया गया, वे विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो वो एरिया जहां पे भारत में सबसे पहले चावल उगाया गया, तो वो कौन सा एरिया था? तो विंध्य के उत्तर वाला एरिया। यह है विंध्य की पहाड़ियां और इसको उत्तर की बात करेंगे तो कहां पे जाएंगे? और ऊपर। उत्तर कहां पे होगा? विंध्य की पहाड़ियां जो है उसके उत्तर की बात करेंगे तो हम विंध्य की पहाड़ियों से कहां जाएंगे? ऊपर। यानी कि ये वाला जो एरिया था, यहां पे सबसे पहले चावल का खेती हुआ था। और जौ और गेहूं की खेती कहां पे हुआ था? तो ये वाला एरिया, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। ठीक है, और साथ ही साथ गैरो की पहाड़ियों में भी क्या हुआ था? कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसके सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब मानचित्र पे फिर से चलते हैं और सिंधु और उसके सहायक नदियों का पता लगाते हैं। तो सिंधु नदी को खोजते हैं। तो सिंधु नदी कहाँ पे आपको दिख जाएगी? तो ये है सिंधु नदी। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां। अब बात करते हैं कि सहायक नदी किसको कहते हैं। तो देखिए, वैसी छोटी नदी जो अपना पानी किसी बड़ी नदी में जाकर के छोड़ देती है, वो छोटी नदी बड़ी नदी की क्या कहलाती है? सहायक नदी कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है, अब इसमें छोटी छोटी नदियां यहां से निकली और यहाँ पे एक बड़ी नदी में आकर के अपना पानी छोड़ देती है, और ये बड़ी नदी उस नदी की छोटी नदी वाली पानी को लेकर के आगे बढ़ जाती है। तो ये बड़ी नदी, ये छोटी नदी, जितनी भी छोटी नदियां हैं वो बड़ी नदी की क्या कहलाएगी? सहायक नदी कहलाती है। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है? सहायक नदी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिंधु नदी का। तो ये है सिंधु नदी और इस सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो देखिए, झेलम हो गई, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये नदियां देखिए, ये सिंधु नदी बड़ी नदी है और इसमें अपना पानी ला करके छोड़ रही है। तो ये जितनी भी नदियां हैं वो क्या कहलाएंगी? सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाएगी। तो ये सिंधु नदी देख लिए और सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र देख लिए। अब इसके बारे में बात हो रहा है तो देख लेते हैं कि क्या बात है। तो क्या करा है क्या बात है कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व क्या करें कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यानी कि सबसे पहले नगरों का विकास कहाँ पे हुआ? तो 4700 वर्ष पूर्व में सिंधु नदी के आसपास में। तो और गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ? तो 2500 वर्ष पूर्व में गंगा और साथ ही साथ समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ? तो 2500 वर्ष पूर्व में। लेकिन सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास नगरों का विकास कब हुआ? तो वो 4700 वर्ष पूर्व में ही हो गया था। यानी कि अब क्या करा यहाँ पे कि गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब मैप में फिर से चलते हैं और देखते हैं कि सोन नदी कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको सोन नदी दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे ये है सोन नदी और ये गंगा नदी यहाँ से आ रही है और अपना पानी बे ऑफ बंगाल में जाकर के छोड़ रही है। तो ये है सोन नदी। तो इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या
कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध। लेकिन आज वो एरिया किस नाम से जाना जाता है? बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और क्या करें कि इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे देखिए, ये है सोन नदी और इसकी ये दक्षिण वाला एरिया, ये एरिया क्या कहलाता है? पहले प्राचीन समय में इस एरिया को किस नाम से जानते थे? मगध के नाम से। लेकिन यही मगध अब किस नाम से जाना जाता है? बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ के शासक क्या होते थे? बहुत शक्तिशाली होते थे। अपना साम्राज्य यहाँ तक, यानी कि अफगानिस्तान से लेकर के इधर साउथ में और यहाँ तक, ये पूरा एरिया मगध साम्राज्य में आता था। इतना एरिया, यहाँ के शासक इतने शक्तिशाली थे कि पूरे एरिया को क्या कर लिए थे? जीत लिए थे और वहां पे शासन करते थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे उसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा क्या होता था? जोखिम भरा होता था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः लोग अच्छा, अब बात करते हैं कि लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल क्यों करते थे। तो क्या करा है कि कभी लोग अपनी काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते थे? जाया करते थे। ठीक है। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। जैसा कि हमने बताया कि मगध के जो शासक होते थे वो बहुत शक्तिशाली होते थे और अपनी सेना भेजते थे कहां पे? दूसरे राज्यों को जीतने के लिए। ठीक है। तो ये भी सेनाएं भी क्या करती थी? एक दूसरे राज्यों को जीतने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तथा कस्बों से एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षित करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे, ट्रैवल करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यानी कि मान लीजिए किसी खास क्षेत्र में, मान लीजिए ये कोई स्थान है और यहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है और ये कोई दूसरा स्थान है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो व्यक्ति रहता है तो इनका रहन सहन, खान पान, बोलचाल अलग है और इस वाले एरिया में रहने वाले लोगों का जो खान पान है, बोलचाल है, रहन सहन है, वो एकदम अलग है। अब मान लीजिए ये व्यक्ति अगर इस एरिया में आए और ये व्यक्ति इस एरिया में जाए, तो ये व्यक्ति इस एरिया में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पे अगर जाएंगे तो अपनी बातों को, अपने विचारों को इन लोगों को देंगे। यहाँ पे रहने वाले कुछ लोग इनकी विचारों से प्रभावित होंगे और उनके विचारों को एक्सेप्ट कर लेंगे। साथ ही साथ इस एरिया में रहने वाले लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ के लोगों के विचारों को भी क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे, जिससे क्या होगा? उनके विचारों का आदान प्रदान होगा। ठीक है। इससे लोगों में क्या बढ़ेगा? जागरूकता बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। तो अब क्या हुआ कि अब एक यहाँ पे वर्ड आया था उपमहाद्वीप। एक वर्ड आया था क्या? उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है? महाद्वीप तो जानते हैं, महाद्वीप कितना है? कितने महाद्वीप हैं? 7 है, 7 महाद्वीप हैं। तो एक उपमहाद्वीप क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यहीं पे दिया हुआ है क्या कि दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान। दक्षिण एशिया किसको बोलते हैं? ये आपके सामने एशिया का मैप। तो इसके अगर मान लीजिए यहाँ से एक बीचों बीच लाइन ड्रॉ किया जाए तो ऊपर वाला लाइन अभी बताए थे कि अगर मैप को अगर आप सीधा रखते हैं तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो कौन से डायरेक्शन को बताएगा? नॉर्थ को बताएगा। और नीचे वाला जो डायरेक्शन होगा वो किसको बताएगा? साउथ को बताएगा। तो अगर एशिया के बीचों बीच से लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए भारत कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे है भारत। तो भारत कौन से एशिया में है? एशिया के किस पार्ट में है? दक्षिण पार्ट में, दक्षिणी पार्ट में है। तो क्या करें यहाँ पे कि दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन आते हैं? तो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो क्या करा है? बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ये दक्षिण एशिया में आते हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। अब ये जो दक्षिण एशिया है एक महाद्वीप से क्या है? ये तो एशिया है, तो इससे क्या है? दक्षिण एशिया छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इससे प्रायः
उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये वाला जो साउथ वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये पहाड़ों से घिरा हुआ है और नीचे आप देख रहे हैं समुद्रों से घिरा हुआ है। तो ये जो पार्ट है ना यहाँ के, ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका हो गया, यहाँ के लोगों में एक खास तरह की पहचान पाई जाती है। खास तरह का पहचान है इन लोगों का, रहन सहन थोड़ा सा एक टाइप का मिलता है, एक जैसा मिलता है। इसलिए इस वाले एरिया को क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप बोलते हैं। तो उपमहाद्वीप आपको समझ में आ गया। उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है कि महाद्वीप से छोटा, और ये खास एक तरीके के लोगों का रहने का स्थान है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? उपमहाद्वीप बोला गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या करें यहाँ पे कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि लोग ट्रैवल करते थे किस चीज के लिए, या तो प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, या फिर एक जगह से दूसरे जगह लोग अपना सामान बेचने के लिए जाते थे। धर्म गुरु अपने शिक्षा और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। लेकिन आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो क्या करें यहाँ पे कि एक बार फिर मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को क्या किया है? समृद्ध किया है। यानी कि अब दिखाते हैं आपको मैप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अभी बताया कि इस एरिया में रहने वाले लोगों का जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, वो एक जैसी मिलती जुलती है थोड़ी सी। अब बाहर से जो लोग यहाँ पे आएंगे, इन लोगों का जो विचार है, आइडियाज है, कल्चर है, वो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। जब ये लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे रहने लगेंगे तो अपने कल्चर को यहाँ पे क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो जिससे क्या होगा? हम लोग का जो कल्चर है वो क्या होगा? समृद्ध होगा। तो इससे यहाँ के जो बहुत से लोग ऐसे हुए जो इंडिया में आए, ये उपमहाद्वीप में आए, भारतीय उपमहाद्वीप में आए और यहीं पे बस गए, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप का जो कल्चर है वो क्या हुआ? स्ट्रांग हुआ, बढ़ा। ठीक है, समृद्ध हुआ। अब क्या हुआ कि कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि अपनी भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को क्या करते अपनाते रहे। यानी कि मान लीजिए बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो वो पहले पत्थर का औजार बनाया जाता था, मान लीजिए वो लोग किसी दूसरे टेक्निक से बनाते थे और यहाँ का जो टेक्निक था वो डिफरेंट था। तो मान लीजिए उन लोगों का टेक्निक बनाने का अच्छा था और आसान था, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? उस टेक्निक को अपना लेंगे। तो जब हम उस टेक्निक को अपना लिया, अपना टेक्निक तो है ही, साथ ही साथ दूसरे का टेक्निक अपना लिए, तो हम लोगों का टेक्निक क्या हो गया? बढ़ गया। तो इस तरीके से क्या हो गया? हम लोगों का जो सिर्फ टेक्निक ही नहीं, बहुत सारे खाने पीने, रहने सहने, कपड़ा पहनने का बहुत सी तरीके थे जो उन लोगों ने लेकर के आया और यहाँ के लोगों ने अपनाया, और यहाँ का जो कल्चर है वो क्या हो गया? समृद्ध हो गया। अब बात करते हैं देश के नाम। ये जो हमारा देश भारत है, इसका भारत नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। तो क्या करा है कि अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो आज हम लोग भारत के लिए इंडिया शब्द यूज करते हैं। तो इंडिया शब्द कहाँ से आया है? तो इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंडोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। अब देखते हैं, यहाँ पे मैप है तो ईरान और यूनान के बारे में बोल रहा है। तो देखिए ईरान आपको कहाँ पे मिलेगा? ये है एशिया का मैप, और यहाँ से इस वाले एरिया के रहने वाले लोगों ने क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में आए और यहीं पे सिंधु नदी, अभी हमने देखा था कि इसके उत्तर पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी। तो सिंधु नदी यहाँ पे बहती है, ये इस एरिया में। तो उन्होंने सिंधु नदी को क्या बोला? इंडोस बोला या फिर इंदोस बोला। और इस सिंधु नदी के पूर्व में का जितना भी एरिया है, इस एरिया को उन लोगों ने क्या बोला? इंडिया बोला। क्या बोला? इंडिया बोला। अब देखते हैं तो क्या करा है कि सिंधु नदी को इंदोस या इंदोस तथा इस नदी के पूर्व स्थित भूमि को प्रदेश को इंडिया को कहा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी
कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो इंडिया, भारत का नाम इंडिया कौन रखा? तो ईरानियों ने, जो कि सिंधु नदी के लिए रखा। और साथ ही साथ उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में एक समूह रहा करता था, एक लोगों का समूह रहा करता था जिसको भरत बोलते हैं। और उन्हीं के नाम से भरत नाम का प्रयोग, देखिए यहाँ पे है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया जाता था, और जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। और वेद के बारे में भी बताएंगे आगे, वेद के बारे में भी पढ़ना है कि वेद की कितने तरह के होते हैं, कौन से वेद सबसे पुराने, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से जानने के लिए मिलेगा। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो भरत है, तो भरत का जो नाम का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी कितने वर्ष पहले है? ये जो ऋग्वेद है वो 3500 वर्ष पुरानी है। तो भरत का उल्लेख भी किस में मिलता है, कौन से वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और यही जो भरत नाम का ग्रुप रहा करता था, उसी के ऊपर भारत, ये जो एरिया है इसका नाम भारत कहा जाने लगा, ठीक है। अब बात करते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। अगर हम जानना चाहते हैं अपने पास्ट के बारे में तो हम कैसे जान सकते हैं? तो क्या करा है कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम पास्ट के बारे में जानना चाहें, एंशिएंट टाइम्स के बारे में जानना चाहें, तो हम कैसे जान सकते हैं? तो क्या है कि इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना और ढूंढना और पढ़ना है। अगर हम अतीत के बारे में जानना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि एक तरीका यह है कि लिखी गई पुस्तकों को हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे। उस टाइम में मान लीजिए 1000 साल पहले अगर मान लीजिए कोई पुस्तक लिखी गई थी, तो अगर वो पुस्तक हमें मिल जाता है और उसको हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो उस टाइम में जो कुछ भी घटनाएं होती थी, जैसे भी लोग रहते थे, उन सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो बहुत पहले प्राचीन समय में जो भी पुस्तक लिखे जाते थे वो किससे लिखे जाते थे? हाथ से लिखे जाते हैं। आज के जो पुस्तक है वो क्या है, प्रिंटिंग मशीन में छपता है, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, हाथों से पुस्तक को लिखते थे। तो वैसे पुस्तक जो हाथों से लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, पांडुलिपि कही जाती है। उस पुस्तक को क्या बोलते हैं, पांडुलिपि। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। तो क्या करा है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन में मेनू, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ है, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशिष्ट तरीके से भोजपत्र तैयार किया जाता था। और क्या कर रहा है कि भोजपत्र तैयार करके उसी पर लिखा जाता था, हाथ से लिखा हुआ है। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि भोजपत्र पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः पांडुलिपियां मंदिरों तथा विहारों में होती हैं। तो क्या करा है कि अब हमने देखा कि लकड़ी का बना होता था, पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता था, ये भोजपत्र बनाए जाते थे। तो अभी आप देखते हैं कि कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है, जब नमी में छोड़ दिया जाता है तो उसमें कीड़ा लग जाता है और वो खत्म हो जाता है, सड़ जाता है। तो वैसे ही पांडुलिपियां जो है वो इतने समय पहले लिखे गए थे, तो वो सारी क्या हो गई हैं, बहुत सी ऐसी पांडुलिपियां हैं जिसको क्या कर दिया है, कीड़ों ने खा लिया है और कुछ नष्ट कर दी गई हैं। जब आक्रमण होता था, दूसरे राजा मान लीजिए कोई राजा दूसरे राजा के राज्यों के ऊपर अटैक करता था, तो मंदिरों पे अटैक करता था, बहुत सी जगहों पे, तो जहाँ पे पांडुलिपियां रखी हुई रहती थी उनको भी लोग क्या कर देते थे, नष्ट कर देते थे। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों तथा विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में क्या करें यहाँ पे कि इन पुस्तकों में, एक मिनट, क्या करें कि इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि व तथा विज्ञान आदि प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो ये जो पांडुलिपियां, इनमें क्या हमें मिलता है, तो इनमें हमें बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों के बारे में, यानी कि धर्म के बारे में, धर्म के ऊपर लिखी गई है। राजाओं के जीवन के बारे में, यानी कि उस टाइम के राजा का जीवन कैसा होता था, कैसे रहन सहन करते थे, उनका घर कैसा होता था, बहुत सारी चीजों के बारे में। औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तथा तमिल में है। अब ये प्राकृत क्या है, तो प्राकृत भाषा आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी। जो आम
जो आम लोग हैं, मतलब जो साधारण लोग थे, वो कौन सी भाषा का यूज करते थे? तो वो प्राकृत भाषा का यूज करते थे। और क्या करा कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ये अभिलेख क्या होता है, जिसको शिलालेख भी बोलते हैं। अभिलेख क्या होता है? किसी हार्ड सरफेस पे, जैसे पत्थर हो गया या धातु हो गया, उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा जाता है, उत्कीर्ण किया जाता है, मतलब खोद करके लिखा जाता है। मान लीजिए पत्थर पर कैसे लिखा जाएगा? खोद दिया जाता है पत्थर को ही। तो वो उस तरीके से जो लिखी हुई चीजें हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलेख या फिर शिलालेख बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करें कि धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग, कभी कभी क्या होता था कि शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। कभी कभी कोई राजा अपना आदेश उसको जनता तक पहुंचाना होता था, तो उस समय तो कागज इतनी थी नहीं कि वैसे कर दिए, या फिर अभी आज जैसा ट्विटर तो है नहीं कि आए और ट्वीट कर दिए और लोग जान गए, ऐसा पहले नहीं था। तो पहले राजा क्या करते थे? अपने आदेश को पत्थरों पे या फिर धातुओं पे उत्कीर्ण करवाते थे। उत्कीर्ण करवाते थे, उत्कीर्ण करने का मतलब क्या है? खुदवाते थे। प्रकार के भी अभिलेख मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा। जो कोई भी शासक होता था तो किसी, मान लीजिए कोई भी युद्ध लड़ा, तो वहां पे अगर उसको विजय प्राप्त हुई तो वो कितनी सेना लेकर के गया था, किस क्षेत्र को जीता है, किस राजा को हराया है, इन सभी इंफॉर्मेशन को, इन सभी जानकारियों को वो क्या करता था? उत्कीर्ण करवाता था शिलालेखों पे। और क्या करा कि प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी कि प्राचीन समय के लोग कौन सी वस्तु, जितनी भी वस्तुओं का यूज करते थे, उन सभी वस्तुओं का आज के जो ऐसे व्यक्ति जो प्राचीन वस्तु का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी कि प्राचीन समय के रहने वाले जितने भी लोग थे, वो जिन वस्तुओं का यूज करते थे, आज अगर वो हमें मिलता है और उन वस्तुओं को जो व्यक्ति उसका अध्ययन करता है, उसको पढ़ता है, उसको समझता है, उनसे जानकारियां जुटाने की कोशिश करता है, तो उन व्यक्ति को क्या कहते हैं? हम पुरातत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद बोलते हैं। इंग्लिश में इसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या है कि पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं? देखते हैं कि कौन सा भवन है, किस ईंट से बनाया गया है, पत्थर से बनाया गया है, कब बनाया गया है, कौन से औजार पहले के लोग यूज करते थे, मिट्टी का अगर कोई बर्तन मिलता है या फिर सिक्का मिलता है, तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जब ये सारी चीज़ें मिलती है ना, तो वो लोग जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जो लोग हैं, जो पुरातत्वविद है, वो क्या करते हैं? आइडिया लगाते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि लोग कैसे रहा करते थे होंगे, क्या खाते होंगे। मान लीजिए कोई बर्तन मिला तो वो सोचते होंगे कि अच्छा इस बर्तन का यूज किस चीज़ के लिए किया जा सकता है। तो उन सब चीज़ों से एक क्लू उन लोगों को मिलता है। जैसे कोई खुफिया जासूस होता है ना, जो छोटा सा क्लू मिलता है और उसी से वो पता लगाने की कोशिश करता है और वो चोर तक पहुंच जाता है। ठीक उसी तरीके से ये जो पुरातत्वविद है ना, एक जासूस की तरह कार्य करते हैं और छोटी से छोटी वस्तुओं को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस ढूंढने के क्रम में वो लोग क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर खुदाई भी करते हैं। जहां उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है, उस एरिया को वो लोग क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। जैसे हड़प्पा का जो क्षेत्र है वो कैसे मिला था? उसकी खुदाई की गई थी, तब पता चला था कि यहाँ पे एक बहुत पहले शहर भी हुआ करता था। तो ये कैसे पता चला? खुदाई से पता चला। तो ये खुदाई करने का काम, और उस खुदाई करने से जो भी वस्तुएं मिलती हैं, उन वस्तुओं के अध्ययन का जो काम जो व्यक्ति करता है उसको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। तो आई होप पुरातत्वविद के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्या करा है कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं जिससे वो पता लगा सके। अब क्या करा है कि इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए बचे रहते हैं।
यानी कि अगर कच्चा रहे तो वो तो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन मान लीजिए वो जल गया, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा या फिर अन्न, तो वो बहुत दिनों तक बचा रहता है, जिससे अगर कोई वो जला हुआ टुकड़ा मिलता है तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे लोग अन्न खाते थे। कौन सा अन्न है, क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का यूज करते हैं। यानी कि पांडुलिपि से, पांडुलिपि या फिर अभिलेख से जितने भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं, क्योंकि पांडुलिपि जो कुछ भी लिखा गया उससे हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं, या फिर जो शिलालेख होते हैं, अभिलेख होते हैं, उनसे हमें जानकारियां मिलती हैं। तो इसलिए जो इतिहासकार होते हैं वो इन चीजों को, यानी कि पांडुलिपियों को और अभिलेखों को क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्रोत। स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत का मतलब क्या होता है, सोर्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सोर्स। जैसे हमें पानी, मान लीजिए हम पानी पीते हैं, तो पानी का सोर्स क्या है, हम जो पानी यूज करते हैं वो पानी आता कहाँ से, तो वो उस पानी का क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा। जैसे हैंडपंप है, तो हम लोगों के लिए पीने का पानी का सोर्स क्या है, हैंडपंप है। मान लीजिए किसी के लिए नदी हो सकता है, किसी के लिए तालाब हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा। तो इसी तरीके से इतिहासकारों को इन्फॉर्मेशन, इतिहास के बारे में जानकारियां कहाँ से मिलती है, पांडुलिपि से मिलते हैं या फिर अभिलेख से मिलती है। तो इसलिए पांडुलिपि और अभिलेख इतिहासकारों के लिए क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा। आई होप सोर्स क्लियर हो गया होगा, ये स्रोत जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब क्या करा है कि इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो पास्ट का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इतिहासकार बोलते हैं हम। स्रोत के प्राप्ति होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अतीत के बारे में कोई बताने वाला व्यक्ति तो है नहीं हमें, तो जो भी चीजें, जो भी सामान हमें मिलेगा उसी से हम क्या करेंगे, एक स्टोरी बनाते जाएंगे कि अच्छा ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, और उसी से क्या बनेगा, एक इतिहास लिख दिया जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि अतीत एक या अनेक, क्या अतीत एक है या फिर अनेक है, एक से ज्यादा है। तो क्या है कि क्या आपने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत क्या है कि यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। इसलिए अतीत जो है वो एक नहीं है, अनेक है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अतीत का मायने क्या है, अलग अलग है। अब बात करते हैं, जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए अतीत के मायने क्या है, अलग है। इसलिए अतीत एक नहीं बल्कि अनेक है। ठीक है, आगे अब क्या करें कि इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, और वो कौन सा भेद है कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो जैसा हमने अभी आगे ही इस चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो शासक होते थे, कोई भी युद्ध लड़ने जाते थे, जब वो विजय प्राप्त करते थे या फिर हार भी जाते थे, तो क्या करते थे, ज्यादातर जब विजय प्राप्त करते थे उस खुशी में उस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को बहुत से लोगों के पास पहुंचाने के लिए क्या करते थे, शिलालेख लिखवाते थे या फिर धातु की पत्रों पे उत्कीर्ण करवाते थे और लोगों के बीच में बंटवाते थे। तो उस तरीके से उनका जो इन्फॉर्मेशन है, उनकी द्वारा लड़ी गई जो जानकारियां हैं, उनके द्वारा जो दिए गए आदेश है, वो आज भी विद्यमान है। लेकिन जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी पढ़ाए अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये जो कृषक है, मछुआरा है, संग्राहक है, कृषक है, पशुपालक है, ये सब अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं संग्रह करके रखते थे, लिखवाते नहीं थे, बस है लाइफ चला गया आया।
अपना काम किए चले गए। तो ये जो था, तो इसलिए पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन के बारे में जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। यानी कि हम शासकों के बारे में तो जानते हैं, पुरोहितों के बारे में जानते हैं, लेकिन ये जो आम आदमी है, जैसे शिकारी हो गया, मछुआरा हो गया, संग्राहक हो गया, कृषक हो गया या पशुपालक हो गया, इनके बारे में बहुत कुछ एग्जैक्ट हमें पता अभी भी नहीं है। अब बात करते हैं तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब क्या होता है? तो क्या करा है कि अगर आपसे तिथि के बारे में पूछे तो आप शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आज कौन सा तारीख है, आज कौन सी तिथि है, तो आप क्या बताइएगा? उस दिन, उस तारीख बताइएगा। तारीख में माह, वर्ष और डे बताइएगा कि आज ये दिन है, इतना, ये मंथ है और ये ईयर है, ये 2000 कुछ है, 2000 कुछ है। तो क्या करा है यहाँ पे कि वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो आज हम लोग जो डेट गिनते हैं, जो डेट का काउंट होता है, आज क्या है? मान लीजिए बोलते हैं 2021 है। क्या है? 2021। मान लीजिए 5 मई 2021 है। तो ये जो डेट है वो आगे कहीं ना कहीं से शुरुआत हुआ होगा और वहां से काउंट होते होते आज क्या, कहाँ तक पहुंच गया? 5 मई 2021 तक पहुंच गया। तो ये कहीं ना कहीं से शुरुआत हुआ होगा। तो ये डेट को काउंट करने की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे, जिनका क्या नाम है? ईसा मसीह, उन्हीं के जन्म से माना जाता है। यानी कि जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी वर्ष से डेट को काउंट करना क्या किया गया? शुरू किया गया है। और क्या करा है कि जन्म के, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी कि अगर हम बोले कि 2021 है, इसका मतलब है कि आज से 2021 वर्ष पहले ईसा मसीह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब क्या करें कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप से जानी जाती है। अब बात करते हैं कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उसी समय तो दुनिया की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले भी समय था, उससे पहले भी लोग रहा करते थे। तो उनके समय को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मान लीजिए ये एक पॉइंट है। मान लीजिए इस पॉइंट पे ईसा मसीह का जन्म होता है, तो इससे पहले भी, इस ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय ये हुआ, और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उनसे पहले भी तो समय था, उससे पहले भी तो लोग रहते थे। तो उनके टाइम को, यानी कि इनके जन्म से पहले वाले टाइम को भी तो कुछ बताना पड़ेगा ना। तो इस टाइम को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ईसा पूर्व का यूज करते हैं। यानी कि जो ईसा पूर्व का मतलब क्या है? पहले, और ईसा के पहले का समय। तो जब कभी भी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय की बात होगी तो उसमें ईसा पूर्व लिखा हुआ होगा। तो क्या करें कि इस पुस्तक में हम अब क्या करें कि इसके बाद ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईपू यहाँ पे देखने को मिलेगा। ई का मतलब ईसा और पू का मतलब पूर्व, ईसा से पहले के रूप से जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो आई होप ईसा पूर्व, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। और एडी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडी मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म वाला जो ईयर है उसको क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी। यानी कि ईसा मसीह के जन्म वाला टाइम है, जन्म वाला पीरियड है, उसको एनो डोमिनी में बोलते हैं। और ईसा मसीह के पूर्व वाला इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे अब बात करते हैं कि इतिहास और तिथियां। तो क्या है कि अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से होता है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई भी लिखा हुआ होता है। हिंदी में क्या लिखा होता है? ई लिखा होता है। तो क्या करें यहाँ पे कि एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना था, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी, अभी आपको बताया था ये सारी बातें। अब क्या करें, कभी कभी एडी की जगह सीई भी लिखा होता है तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। तो सीई, कहीं कहीं पे सीई भी लिखा होता है। मान लीजिए 1911 सीई ऐसे भी लिखा होता है। तो सीई का मतलब क्या हुआ? कॉमन एरा। और कभी कभी बीसी भी लिखा हुआ होता है। मान लीजिए 500 बीसीई। तो 500 बीसी का मतलब क्या है? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, अब बीसी भी लिखा हुआ होता है, बीसी या बीसीई भी लिखा हुआ होता है। अब क्या करा है कि हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया। भारत में तिथियों के
इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट वर्तमान के पहले से है। ठीक है, तो ये होता है आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। और यहाँ से इसके कुछ क्वेश्चंस, आइए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो क्या है, यहाँ पे मैच करने के लिए, सुमेल करने के लिए बोल रहा है, जो जिससे मैच होता है। तो जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो यहाँ नर्मदा घाटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि नर्मदा घाटी के बारे में पढ़ा था कि यहाँ के जो लोग थे क्या थे, आखेट और संग्रहण का काम करते थे। तो ये हो गया नर्मदा घाटी। मगध क्या था, एक साम्राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था। तो मगध का क्या हो जाएगा, बड़ा राज्य हो जाएगा, पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियाँ क्या हो जाएगा, आरंभिक कृषि। तो आरंभिक कृषि कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर में विंध्य की पहाड़ियों से उत्तर वाला क्षेत्र और गैरो की पहाड़ियों वाला, तो वो वहां पे क्या हुआ था, आरंभिक कृषि हुआ था। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, तो लगभग, तो यहाँ पे प्रथम नगर का स्थापना हुआ था लगभग 4700 वर्ष पूर्व में। प्रथम नगर का स्थापना हुआ था। और साथ ही साथ गंगा घाटी, तो गंगा घाटी में क्या था, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर स्थापित हुए थे। कहाँ पे, गंगा घाटी में। तो ये है इसका मैच। और पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताना है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका अंतर, इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। एक मिनट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे आओ, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। तो कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो 8000 वर्ष पूर्व में हुआ था। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है कि कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु नदी के प्रथम नगर कब आए थे, तो 4700 वर्ष पूर्व में स्थापित हुए थे सिंधु नदी के प्रथम नगर। ठीक है, सिंधु घाटी के, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व में। तथा और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है वो क्या है, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य क्या था, 2500 वर्ष पूर्व में स्थापित हुआ था। और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, और वर्तमान के बारे में बात करें तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व में ये हुआ था। ठीक है, तो ये था आज का फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हिस्ट्री को समझने के लिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।